एक महीने पहले आपको इतना बड़ा लोन लेने की क्या जरूरत थी? आप यह कर्ज कैसे चुकाएंगे? अनाया आज अपने पिता अजयपाल साहब के साथ बैंक आई थी। एक हफ्ते बाद उसकी शादी होने वाली थी और अजयपाल साहब ने बैंक से लोन लिया था ताकि लड़के वालों की मांग के मुताबिक दहेज दिया जा सके। लोन की रकम 8 लाख रुपए थी और जब अनाया को यह पता चला कि उसके पिता इतनी बड़ी रकम ले रहे हैं तो वह परेशान होकर बोली। अजयपाल साहब एक ऑफिस में मामूली सी नौकरी करते थे जिससे उनके घर का खर्च किसी तरह चल जाता था। लेकिन अब क्योंकि बेटी की शादी तय हो गई थी और लड़के वालों की दहेज की मांग थी, इसीलिए उन्हें मजबूर होकर बैंक से लोन लेना पड़ा था। जबकि अनाया बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके बूढ़े पिता के कंधों पर कर्ज का इतना बड़ा बोझ आ जाए। इसी वजह से जैसे ही उसने लोन की रकम सुनी तो अपने पिता की तरफ देखते हुए घबराहट में बोली। अरे अनाया बेटा, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं बहुत जल्द ये लोन चुका दूंगा। और वैसे भी तुम मेरी इकलौती बेटी हो। तुम्हारी शादी पर अपने सारे अरमान पूरे नहीं करूंगा तो फिर किसकी शादी पर करूंगा? तुम अपने घर में हंसी खुशी रहोगी तो यह कर्ज भी बहुत जल्दी उतर जाएगा। अजयपाल साहब ने अपनी परेशानी अनाया पर जाहिर नहीं होने दी थी। हाँ, उन्होंने अभी तक अपनी पत्नी और बेटी को यह नहीं बताया था कि लड़के वालों ने शादी से सिर्फ एक हफ्ते पहले दहेज की इतनी बड़ी मांग रख दी थी। लेकिन बाबा अनाया ने फिर से विरोध करना चाहा। वह अपने पिता को रोकना चाहती थी कि वे इतनी बड़ी रकम का लोन ना लें। वह सोच रही थी कि सादगी से भी तो शादी हो सकती थी, फिर इतना बड़ा कर्ज लेकर दहेज देने की क्या जरूरत थी। लेकिन अजयपाल साहब जो सारी सच्चाई अच्छे से जानते थे कि दहेज दिए बिना लड़के वाले शादी के बाद बेटी को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, उन्होंने अनाया की बात बीच में ही रोक दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, तुम बेवजह चिंता कर रही हो। चलो शाबाश, ये पैसे अपने बैग में रख लो और चलते समय फर्नीचर भी देखते चलेंगे। एक डिजाइन वाली कॉपी भी ले लेंगे, फिर तुम और तुम्हारी माँ मिलकर जो पसंद हो वह चुन लेना। अजयपाल साहब ने नोटों की गड्डियां अनाया की तरफ बढ़ाईं ताकि वह उन्हें अपने बैग में रख ले। अनाया ने मन ही मन भारी दिल के साथ वे पैसे थाम लिए और अपने बैग में रख लिए। फिर वह अपने पिता का हाथ थामे बैंक से बाहर आ गई। बाइक स्टार्ट कर जल्दी। जैसे ही उन दोनों बाप बेटी को बैंक से बाहर आते देखा, वह शख्स तुरंत चौकन्ना हो गया और अपने दोस्त के कंधे पर हाथ मारते हुए बोला कि जल्दी से बाइक स्टार्ट कर। क्यों, क्या हुआ? अमर ने बाइक स्टार्ट करते हुए अपने पीछे बैठे दोस्त विवेक से पूछा। विवेक सामने आते हुए उस आदमी और लड़की को गौर से देख रहा था। उसने धीरे से कहा, सामने जो आदमी और लड़की आ रहे हैं ना, उनके पास काफी पैसे हैं। विवेक ने बार बार अनाया को अपने कंधे पर टंगे बैग को कसकर पकड़ते हुए देखा था। उसकी नजरें उसी बैग पर टिकी हुई थी। उसने तुरंत अमर से कहा कि बाइक उन दोनों के पीछे लगा दे। अनाया जिस तरह बार बार घबराकर अपने बैग को संभाल रही थी, उससे विवेक को समझ आ गया था कि जरूर उसके बैग में काफी पैसे हैं, तभी तो वह उसे इतने संभाल कर पकड़े हुए थी। अमर ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुझे कैसे पता कि इनके पास पैसे हैं यार? अमर अभी कुछ ही दिनों पहले उसका दोस्त बना था, इसीलिए उसे इस तरह की बातों का ज्यादा अनुभव नहीं था। विवेक हल्की हंसी के साथ बोला, यह मेरा तजुर्बा है। जब तुम भी कुछ दिन इस काम में रहोगे तो लोगों को देखकर ही पहचान जाओगे कि किसके पास पैसे हैं और किसके पास नहीं। खैर, अब जल्दी से बाइक उनके पीछे लगाओ। लगता है दोनों अच्छी खासी रकम लेकर निकले हैं। अमर ने विवेक की बात मानते हुए बाइक उन दोनों के पीछे लगा दी। जैसे ही बाइक उनके करीब पहुंची, अमर की नजर अनाया पर पड़ी। 24 साल की वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। गोरा सा चेहरा, बड़ी बड़ी गहरी काले रंग की आंखें, गुलाबी गाल और सधे हुए होंठ, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर भी नजर आ रहा था। अमर कुछ पल उसी के चेहरे को देखता रह गया। तभी विवेक की आवाज आई, अरे क्या कर रहा है यार? बाइक धीरे चला। अमर जो अभी तक अनाया को देख रहा था, विवेक की आवाज सुनकर जैसे होश में आया
और उसने बाइक की रफ्तार धीमी कर दी। विवेक फिर बोला, बस बस, अब बाइक उनके सामने ले जाकर रोक। अमर चुपचाप उसकी बात मानता रहा। उसने बाइक उन दोनों बाप बेटी के बिल्कुल सामने जाकर रोक दी। अचानक दो नकाब पहने लड़कों को अपने सामने देखकर अजयपाल साहब और अनाया डर गए और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। अजयपाल साहब ने हिम्मत जुटाकर ऊंची आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग और हमारा रास्ता क्यों रोका है? उधर विवेक ने अपनी जैकेट से पिस्तौल निकाली और सीधा अनाया की तरफ तान दी। उसने सख्त आवाज में कहा, हम कौन हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। जल्दी से यह बैग हमें दे दो लड़की। विवेक की बात सुनते ही बाप बेटी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। अजयपाल साहब के मन में जो डर था वही सच निकला। अचानक इन अजनबी लड़कों का रास्ता रोक लेना देखकर उन्हें पहले ही शक हो गया था कि कहीं ये लुटेरे तो नहीं हैं, और अब साफ हो गया कि वे उन्हें लूटने आए हैं। विवेक पिस्तौल ताने अनाया के सामने खड़ा था और अमर अभी भी अपनी बाइक पर बैठा यह सब देख रहा था। एक पल के लिए उसका दिल किया कि वह विवेक को रोक दे। अनाया के चेहरे पर डर और परेशानी बढ़ती जा रही थी और यह देखकर अमर के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में यह क्या हो रहा है। अजयपाल साहब ने अनाया के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया और विवेक के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा यह क्या कर रहे हो? इसे नीचे करो, हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। लेकिन अजयपाल साहब की बात सुनकर विवेक गुस्से में आ गया। उसने पिस्तौल का निशाना और मजबूत करते हुए कहा, झूठ बोल रहा है बुड्ढे। लड़की, जल्दी से यह बैग हमारे हवाले कर दो, वरना मैं यही तुम दोनों का काम तमाम कर दूंगा। अजयपाल साहब के यह कहने पर कि उनके पास पैसे नहीं है, विवेक आग बबूला हो गया था। उसने ट्रिगर पर उंगली रखते हुए फिर से अनाया को धमकाया कि तुरंत बैग दे दे। लेकिन अनाया ने बैग पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं यह बैग तुम्हें नहीं दूंगी। वह भला कैसे यह पैसे दे सकती थी? यह वही लोन के पैसे थे जिसके लिए उसके पिता ने लोगों के आगे हाथ जोड़कर बहुत मुश्किल से इंतजाम किया था। विवेक झुलझुलाकर बोला, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। इससे पहले कि कोई यहाँ आता और वे पकड़े जाते, विवेक ने झपटकर अनाया से बैग छीनने की कोशिश शुरू कर दी। दोनों के बीच छीना झपटी होने लगी और आखिर 2 ही मिनट में वह बैग विवेक के हाथ में था। अनाया घबराकर लगभग रो पड़ी और बोली, नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज मुझे यह बैग वापस दे दो। अनाया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और अमर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वह बस खामोश खड़ा यह सब देख रहा था। तभी विवेक ने झुलझुलाकर कहा, कहाँ खो गया है अमर? जल्दी बाइक स्टार्ट कर। विवेक ने बैग में से सारे पैसे निकालकर अपनी जैकेट की जेब में ठूस लिए और अमर को जल्दी से बाइक स्टार्ट करने को कहा, जो अभी तक उन दोनों बाप बेटी को ही देख रहा था। जैसे ही अमर ने बाइक स्टार्ट की, अजयपाल साहब ने अचानक अपने सीने पर हाथ रखा और वहीं जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर अनाया पैसों का दुख भूलकर घबराई हुई अपने पिता की तरफ दौड़ी। बाबा, क्या हुआ आपको? वह रोते हुए अपने पिता का चेहरा थपथपाने लगी, लेकिन अजयपाल साहब गिरते ही शायद बेहोश हो चुके थे। अमर यह सब देखकर अंदर से बहुत घबरा गया। उसका दिल कह रहा था कि वह रुककर उनकी मदद करे, लेकिन विवेक के कहने पर उसे बाइक लेकर वहां से जाना ही पड़ा। थोड़ी दूर आने के बाद अमर बोला, विवेक, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इतने ज्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए थे? मेरा मतलब है 10-20 हजार तक ठीक था, लेकिन यह तो पूरे 8 लाख है। अमर की बात सुनकर विवेक ने उसे घूर कर देखा। सच तो यह था कि उसे भी लगा था कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा 50 हजार या 1 लाख होंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि वे दोनों बैंक से इतनी बड़ी रकम लेकर निकले हैं। लेकिन आज जो हो गया था उसे वापस करने का उसका कोई इरादा नहीं था। इसीलिए वह मुस्कुराते हुए बार बार उन पैसों को अपनी नाक के पास लाकर उनकी खुशबू महसूस कर रहा था, जबकि अमर उसके पास बैठा घबराया हुआ था। विवेक ने कहा, यार, अगर तू ऐसी बातें करेगा तो इस काम में आगे नहीं बढ़ पाएगा।
उसने 5,000 रुपए गिनकर अमर के सामने रख दिए और बोला, कहा था ना यह तुम्हारा हिस्सा है। वह कुछ नोट अमर के सामने रखते हुए बाकी पैसे अपने बैग में भरने लगा। अमर एक नज़र विवेक को और फिर उन पैसों को देखने लगा। उसने धीरे से कहा, विवेक, उस लड़की का बाप तो सदमे से वहीं गिर गया था। मेरा मतलब अगर उसे कुछ हो गया तो। अमर की यह बात सुनकर विवेक चिढ़ गया और बोला, अरे यार अमर, तू इस बात को भूल क्यों नहीं जाता? अपना हिस्सा उठा और जा बाजार से रोटी ले आ, बहुत भूख लग रही है। अमर की इन मासूम और डर भरी बातों से विवेक का दिमाग पक चुका था, इसीलिए उसने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे बाजार से खाना लाने भेज दिया। विवेक की झुलझुलाहट देखकर अमर और कुछ नहीं बोला। उसने अपने हिस्से के 5,000 रुपए उठाए और जेब में रखे और बाइक की चाबी लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसके दिल में भारी बोझ था। उसे लग रहा था कि अनजाने में ही सही उसने विवेक का साथ देकर किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। दरअसल अमर 22 साल का एक लापरवाह सा लड़का था। उसके सिर पर पिता का साया नहीं था और उसकी माँ बीमार रहती थी। अमर ने 10वीं के बाद 2-3 दुकानों पर नौकरी भी की थी, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि बड़ी मुश्किल से माँ बेटे का गुजारा हो पाता था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात विवेक से हुई, जो चोरी चकारी करता था। विवेक ने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ मिला लिया और कहा कि अगर वह इस काम में माहिर हो गया तो उसे हर महीने तनख्वाह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जितने पैसे वह महीने भर में कमाता है उतने एक ही दिन में कमा लेगा। कुछ दिन पहले ही अमर ने विवेक के साथ रहने का फैसला किया था, लेकिन वह अभी भी इन सब बातों से बहुत डरता था। इसीलिए विवेक उसे साथ तो ले जाता था, लेकिन लूटपाट खुद ही करता था। आज उस लड़की के आंसू देखकर न जाने क्यों अमर का दिल बहुत बेचैन हो रहा था। वह इन्हीं सोचों में डूबा बाजार पहुंचा और जल्दी से खाना लेकर वापस उसी सड़क पर आया जहां कुछ देर पहले उन्होंने वह वारदात की थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो उसकी नज़र पास के एक घर के सामने लगी भीड़ पर पड़ी। उसने तुरंत बाइक रोकी और बिना सोचे समझे एक आदमी से पूछ बैठा, यहाँ क्या हुआ है? अमर ने उस आदमी से पूछा, लेकिन जो खबर उसे सुनने को मिली उसे सुनकर उसका दिल जैसे मुट्ठी में बंद हो गया। आदमी ने बताया कि अभी कुछ देर पहले अजयपाल साहब अपनी बेटी के साथ बैंक से पैसे लेकर वापस लौट रहे थे कि 2 नकाबपोश लड़कों ने उन्हें लूट लिया। उस सदमे को अजयपाल साहब सह नहीं पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। यह सुनते ही अमर के कदम वहीं जम गए। छोटी मोटी चोरी करना तो अलग बात थी, लेकिन किसी की जान चले जाना, यह बात उसके दिल को चीर गई। वह कभी भी ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता था जो किसी की मौत की वजह बन जाए। वह तो बस अपने और अपनी बीमार माँ के गुजारे के लिए कुछ पैसे चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उन पैसों की वजह से किसी की जान चली जाएगी। अमरपाल साहब की मौत की खबर सुनते ही अमर के अंदर गहरी शर्म और पछतावा भर गया। उसने कांपती आवाज में उस आदमी से पूछा, अंकल, उनका कोई बेटा नहीं है क्या? पता नहीं क्यों, लेकिन अमर वहां से जा ही नहीं पा रहा था। उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, अजयपाल साहब का कोई बेटा नहीं है, बस एक ही बेटी है। अगले हफ्ते उसकी शादी थी। उसी शादी के लिए अजयपाल साहब ने बैंक से लोन लिया था। उन चोरों को सजा मिले। उन्होंने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया। अब पता नहीं उस बेचारी लड़की की शादी भी हो पाएगी या नहीं। इन शब्दों ने अमर के दिल को पूरी तरह तोड़ दिया। उसकी शर्मिंदगी और भी बढ़ गई। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो। तभी उस घर के अंदर से अनाया की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। वे चीखें अमर के दिल को और ज्यादा चुभने लगी। वह उन आवाजों को और सह नहीं पाया और चुपचाप वहां से वापस लौट आया। जब वह वापस पहुंचा तो उसने विवेक को अजयपाल साहब की मौत की खबर दी, लेकिन विवेक ने उस बात को ऐसे अनसुना कर दिया जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। चोरी डकैती ही उसका काम था और समय के साथ उसका दिल बहुत सख्त हो चुका था। लेकिन अमर ऐसा नहीं था।
उसका दिल अभी भी नरम था। वह किसी को इस तरह दुखी नहीं देख सकता था। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वह विवेक से अपने रास्ते अलग कर लेगा। जब उसने यह बात विवेक से कही तो वह चौंक गया और बोला, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है अमर? अभी 4 दिन भी नहीं हुए और तू मुझे छोड़कर जाना चाहता है? खैर, तेरी मर्जी, लेकिन याद रख, मेरे साथ रहेगा तो फायदा ही फायदा है, वरना फिर वही 2 पैसे की नौकरी के लिए दर दर भटकता फिरेगा। विवेक जानता था कि अमर छोटी मोटी नौकरियां करके थक चुका है, इसीलिए उसने उसी कमजोर जगह पर चोट की। लेकिन इस बार अमर पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने चुपचाप अपने हिस्से के 5,000 रुपए टेबल पर रख दिए, बाइक की चाबी उठाई और वहां से चला गया। जब वह घर पहुंचा तो विनीता जी खाना लगाकर उसी का इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही बोली, कहाँ रह गए थे तुम अमर? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कभी अपनी बूढ़ी माँ का भी ख्याल कर लिया करो। उनकी आवाज में हल्की नाराजगी थी। अमर कुछ नहीं बोला। वह आगे बढ़ा और अपनी माँ के सीने से लग गया। उसकी आंखों में अपने आप आंसू भर आए। वह खुद को अजयपाल साहब का गुनहगार समझ रहा था और अनाया का भी। विनीता जी अचानक उसके यूं लिपट जाने से घबरा गईं। उन्होंने उसके बाल सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ अमर? तुम ठीक तो हो? अमर ने गहरी सांस ली। वह चाहकर भी अपनी माँ को नहीं बता पा रहा था कि उससे अनजाने में कितना बड़ा गलत काम हो गया है। उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही दिल थोड़ा उदास है। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? अमर ने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की, लेकिन उसका बुझा हुआ चेहरा देखकर विनीता जी और भी परेशान हो गईं। उन्होंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए चिंता से पूछा, अमर बेटा, क्या बात है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, कोई परेशानी है क्या? अमर अपनी माँ से नजरें चुराने लगा, फिर धीरे से बोला, माँ, अगर जाने अनजाने में मैं किसी का नुकसान कर दूं तो मेरा मतलब है, अगर हम किसी को दुख दे दें तो हमें उससे माफी कैसे मांगनी चाहिए? अमर ने अपनी माँ विनीता जी का हाथ थामकर पूछा। उसके मन में बार बार वही ख्याल आ रहा था कि वह अपने दिल पर पड़े इस भारी बोझ को कैसे हल्का करे। उसे लग रहा था जैसे अजयपाल साहब और उनकी बेटी की खुशियों को उसी ने छीन लिया हो। विनीता जी पहले तो अमर की बात सुनकर हैरान रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उसने किसका दिल दुखा दिया या किसका नुकसान कर दिया है, लेकिन उन्होंने सोचा कि बेटे की परेशानी और ना बढ़ाई जाए, इसीलिए उन्होंने बहुत नरमी से उसे समझाते हुए कहा, बेटा, अगर तुमसे सच में किसी का दिल दुख गया है या उसका नुकसान हो गया है तो तुम्हें उसकी भरपाई करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि जो हो चुका है उसे पूरी तरह ठीक ना किया जा सके, लेकिन जितना तुम्हारे बस में हो उतना जरूर करना चाहिए। अमर ने अपनी माँ की यह बात मन में अच्छी तरह बैठा ली। उसी समय उसने फैसला कर लिया कि अब वह अजयपाल साहब की पत्नी और उनकी बेटी का ख्याल रखेगा। कुछ देर बाद उसने कहा, ठीक है माँ, मुझे खाना दे दीजिए और मेरे कपड़े भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं सुबह से अपने काम पर वापस जा रहा हूँ। अमर की यह बात सुनकर विनीता जी के होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। वह हैरान भी थीं और खुश भी, क्योंकि अमर खुद से काम पर जाने की बात कर रहा था। उन्होंने मन ही मन चाहा कि उनका बेटा दिल लगाकर काम करे और सही रास्ते पर चल पड़े। उधर जब अजयपाल साहब की मौत की खबर अनाया के ससुराल वालों तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत रिश्ता तोड़ दिया। उनका कहना था कि अब जब लड़की के पिता ही नहीं रहे तो दहेज कौन देगा। अनाया की माँ सरिता जी ने उनसे बहुत विनती की कि वह रिश्ता ना तोड़ें, लेकिन वे लोग लालची थे। दहेज के लालच में उन्होंने अनाया जैसी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता भी ठुकरा दिया। अनाया पहले ही अपने पिता की मौत के गम से टूट चुकी थी और अब यह एक और बड़ा दुख उस पर आ गिरा। अब उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में उसे अपनी माँ का सहारा खुद ही बनना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके अलावा उनका कोई नहीं था। उसी समय अनाया घर के एक कोने में बैठकर रो रही थी।
तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। सरिता जी भी उदास आंखों में आंसू लिए बैठी थी। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और धीरे धीरे दरवाजे तक आईं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि अमर था। सरिता जी ने थके हुए स्वर में पूछा, जी बेटा, किससे मिलना है? उनकी आंखों में आंसू देखकर अमर शर्म से अपना सिर झुका गया। उसने धीमी आवाज में कहा, आंटी, मैं अजयपाल साहब को जानता था। दरअसल मैं उनकी मौत की खबर सुनकर आपको ढांढस देने आया हूँ। अमर को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे और किन शब्दों में अजयपाल साहब की पत्नी को दिलासा दे। उसे यह भी पता था कि वे लोग उसे पहचानते नहीं होंगे, इसीलिए उसने बस इतना ही कहा कि वह अजयपाल साहब से कभी कभी मिला करता था। सरिता जी ने अजयपाल साहब का नाम सुना तो उनकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उन्होंने दरवाजा थोड़ा और खोलते हुए कहा, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। अमर भारी मन और शर्मिंदगी के साथ उस घर के अंदर दाखिल हुआ। घर बहुत बड़ा नहीं था। उसमें 2 कमरे थे, एक छोटा सा बैठक जैसा हिस्सा और उसी से जुड़ा एक खुला सा रसोई घर था। उसी समय अनाया अपने कमरे में थी। उसने अपनी माँ को किसी को अंदर आने के लिए कहते सुना तो उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरकर आंसू पोंछे। कमरे से बाहर आई जैसे ही उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी तो वह काफी हैरान रह गई। उसने अमर को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपनी माँ को पुकारा, माँ। अनाया की आवाज सुनते ही अमर ने तुरंत सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। कुछ देर पहले वही लड़की घर के कोने में बैठकर रो रही थी। उसकी सूजी हुई आंखें देखकर अमर की शर्मिंदगी और भी बढ़ गई। उसके दिल में यह डर भी उठने लगा कि कहीं अनाया उसे पहचान न ले। इसीलिए उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। उधर सरिता जी उठकर अनाया के पास आ गईं। अनाया ने हैरानी से पूछा, माँ, यह कौन है और आपने इसे अंदर क्यों आने दिया? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अमर ने भी साफ साफ सुन लिया। सरिता जी ने शांत स्वर में कहा, यह तुम्हारे बाबा को जानता है। उनकी मौत की खबर सुनकर दुख जताने आया है। यह सुनकर अनाया और भी हैरान हो गई। उसने कहा, बाबा को जानता है? लेकिन यह नौजवान लड़का बाबा को कैसे जानता होगा? मेरा मतलब, बाबा की इससे कैसी पहचान? जहाँ तक अनाया को पता था, उसके बाबा के जितने भी दोस्त और जानने वाले थे वे सभी उनकी ही उम्र के थे, जबकि यह लड़का तो मुश्किल से 22 साल का लग रहा था। सरिता जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अनाया, तुम भी ना हर बात की जांच पड़ताल करने लगती हो। जाहिर है तुम्हारे बाबा को जानता होगा, तभी तो दुख जताने आया है। खैर, तुम इसके लिए चाय बना लाओ। माँ की बात सुनकर अनाया ने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, माँ, घर में चीनी और चाय की पत्ती तो है ही नहीं, चाय कैसे बनाऊं? लाउंज में बैठे अमर ने माँ बेटी की सारी बातें साफ साफ सुन ली थी। सरिता जी कुछ पल के लिए चुप रह गईं। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अभी जाकर चाय के लिए सामान मंगवा लें। इसीलिए उन्होंने कहा, अच्छा रहने दो बेटा, चाय की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह वापस अमर के पास आ गईं। अमर ने धीमी आवाज में कहा, आंटी, अजयपाल साहब बहुत अच्छे इंसान थे। मैं दरअसल 2 काम से आया था, एक तो उनके जाने का दुख जताने और दूसरा उनका उधार लौटाने। सरिता जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अमर ने जेब से 5000 रुपए निकालते हुए कहा, कुछ दिन पहले मैंने अजयपाल साहब से 5000 रुपए उधार लिए थे। अब जब वे इस दुनिया में नहीं रहे तो सोचा कि यह पैसे आपको दे दूं। अमर अच्छी तरह जानता था कि अगर वह ऐसे ही पैसे देगा तो सरिता जी शायद कभी नहीं लेंगी। इसीलिए उसने यह बहाना बना लिया कि उसने अजयपाल साहब से उधार लिया था। यह सुनते ही सरिता जी के चेहरे पर जैसे थोड़ी सी राहत आ गई। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम यह पैसे लौटाने आ गए। सरिता जी उस लड़के की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई और उसे ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। उस दिन अमर वहां से चला गया, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन में वह किसी न किसी बहाने से उनके घर आने लगा। एक दिन वह घर पर खाना खा रहा था तो बोला, माँ,
आपने जो दलिया बनाया है वह बहुत स्वादिष्ट है। क्या खत्म हो गया? विनीता जी मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, अभी है। क्या तुम्हारे लिए और लाऊं? अमर अब दिन रात मेहनत से अपने काम पर जाने लगा था। उसने आवारा लड़कों के साथ घूमना फिरना भी छोड़ दिया था। विनीता जी अपने बेटे में आए इस बदलाव से बहुत खुश थी और उन्हें लगने लगा था कि अब उनका बेटा समझदार हो गया है। अमर ने कहा, नहीं माँ, मेरा पेट तो भर गया है, लेकिन अगर थोड़ा बचा है तो उसे किसी डिब्बे में रख दीजिए, मैं अपने एक दोस्त के घर दे आऊँगा। विनीता जी बोली, अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी लाती हूँ। उसी दिन अमर वह डिब्बा लेकर सरिता जी के घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया। इस बार दरवाजा सरिता जी ने नहीं बल्कि अनाया ने खोला। पिछले कुछ दिनों से वह इस लड़के का घर में आना जाना देख रही थी, लेकिन दोनों के बीच कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी। अनाया को उसका बार बार यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह उससे थोड़ा चिढ़ने लगी थी। दरवाजा खोलते ही उसने कहा, तुम फिर आ गए। अमर उम्र में उससे छोटा था, इसीलिए अनाया ने औपचारिकता छोड़कर सीधे तुम कहकर बात की। अमर उसके इस तंज पर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, माँ ने दलिया बनाया था तो सोचा आंटी के लिए भी ले आऊं। उसने शालीनता से वह डिब्बा अनाया की तरफ बढ़ाया। अनाया ने गहरी सांस ली और कुछ पल उसे देखते हुए खड़ी रह गई। इस तकल्लुफ की भला क्या जरूरत थी? और तुम कोई काम धंधा नहीं करते क्या? जब देखो यहाँ चले आते हो। अनाया ने थोड़ा और सवाल किया तो अमर ने अपनी नजरें झुका ली। जी, मैं एक गारमेंट की फैक्ट्री की दुकान पर काम करता हूँ। आज छुट्टी थी, इसीलिए आंटी जी से मिलने आ गया। वो कहाँ हैं? अनाया के लहजे से अमर को साफ समझ आ गया कि उसे उसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब वह चाहकर भी खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाता था। इसीलिए उसके ताने को नजरअंदाज करते हुए उसने सरिता जी के बारे में पूछा। अम्मा तो इस वक्त सो रही हैं, अनाया ने साफ साफ जवाब दिया। यह सुनकर अमर के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, यानी आज वह उसे अंदर आने नहीं देगी। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद फिर आ जाऊंगा। यह कहते हुए उसने दलिया का डिब्बा अनाया की तरफ बढ़ाया और वापस मुड़ गया। अजीब चिपकू लड़का है, हर वक्त आकर अम्मा के घर में घुसा रहता है। अनाया ने उसकी चौड़ी पीठ को देखते हुए बड़बड़ाया और फिर दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। अम्मा, आपको तो बहुत तेज बुखार है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। अनाया ने अपनी माँ को सहारा देकर उठाकर बैठाया। उनका शरीर इस वक्त बुखार से बुरी तरह तप रहा था। अनाया, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगी? सरिता जी ने बहुत कमजोर आवाज में कहा। सच में उनमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि 2 कदम चल सकें। डॉक्टर तक जाना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन माँ, ऐसे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। अनाया परेशान खड़ी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने मन ही मन सोचा कि शायद अमर ही आया हो ताकि वह डॉक्टर को घर ले आए। वह सरिता जी के पास से उठकर दरवाजे तक गईं और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अमर को देखकर उसने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ तुम आ गए। अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें तेज बुखार है। तुम ऐसा करो, किसी डॉक्टर को बुलाकर ले आओ। अमर को सामने देखते ही अनाया ने एक ही सांस में सारी बात बता दी। अमर तो वैसे भी रोज की तरह आज फिर सरिता जी से मिलने आया था। उनकी तबीयत खराब होने की बात सुनकर वह घबरा गया। अच्छा ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ, आप उनके पास ही रहिए और उनका ध्यान रखिए। इतना कहकर अमर जल्दी से वापस मुड़ा और थोड़ी ही देर में डॉक्टर को लेकर लौट आया। डॉक्टर ने सरिता जी का पूरा चेकअप किया, फिर कुछ दवाइयाँ लिखकर उन्हें आराम करने की सलाह दी। आप चिंता मत कीजिए, आंटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं अभी डॉक्टर को छोड़कर दवाइयाँ लेकर आता हूँ। डॉक्टर ने पर्ची पर दवाइयाँ लिख दी तो अमर कुछ ही देर में मेडिकल स्टोर से सारी दवाइयाँ लेकर वापस आ गया। उस दिन वह करीब 3-4 घंटे तक उनके घर पर ही रहा। हैरानी की बात यह थी कि अनाया को अमर की मौजूदगी में जरा भी डर या असहजता महसूस नहीं हुई।
बल्कि उसे एक अजीब सा सुकून और सुरक्षा का एहसास हो रहा था। अमर ने पूरे समय एक बार भी उसे नजर भरकर नहीं देखा। वह हमेशा बात करते समय नजरें झुकाकर बात करता था और सरिता जी का ख्याल बिल्कुल अपनी माँ की तरह रख रहा था। धीरे धीरे अनाया के दिल में अमर के लिए सम्मान बढ़ने लगा। अब जब भी वह 2-4 दिन बाद आता, कभी सरिता जी के लिए फल ले आता तो कभी घर की दूसरी जरूरी चीजें। सरिता जी ने कई बार उसे यह सब करने से मना किया था, लेकिन अमर हर बार यह कहकर बात टाल देता कि क्या वह उसे अपना बेटा जैसा नहीं मानती। इस पर सरिता जी मुस्कुराकर कहती कि वह तो उनके लिए बेटे से बढ़कर ही है। तब अमर तुरंत कह देता कि अगर उन्होंने उसे अपना कह ही दिया है तो अब उसे अपने होने का फर्ज निभाने से ना रोके। इस तरह अमर को उनके घर आते जाते करीब 2 हफ्ते हो चुके थे। फिर एक दिन वह अपनी माँ को भी साथ लेकर आ गया। दरअसल विनीता जी को भी यह जिज्ञासा होने लगी थी कि अमर आखिर घंटों कहाँ गायब रहता है और अचानक इतना समझदार कैसे हो गया है। जब उन्हें पता चला कि वह अनाया और सरिता जी का इतना ख्याल रखता है तो उन्हें अपनी परवरिश पर बहुत गर्व महसूस हुआ। धीरे धीरे विनीता जी और सरिता जी की भी अच्छी दोस्ती हो गई। विनीता जी को अनाया से भी बहुत लगाव हो गया था। वह सच में बहुत पढ़ी लिखी, समझदार और समझदारी से बात करने वाली लड़की थी। यही वजह थी कि धीरे धीरे विनीता जी के दिल में उसे अपनी बहू बनाने का ख्याल आने लगा। हाँ, अमर और अनाया की उम्र में 2-3 साल का फर्क जरूर था। अमर अनाया से 2-3 साल छोटा था, लेकिन विनीता जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने बेटे के लिए अनाया जैसी ही अच्छी और नेक लड़की चाहती थी। उधर अमर के दिल की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वह भी अनाया को अपनी जिंदगी में शामिल करके हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता था, या यूं कहें कि अपने दिल पर मौजूद उस बोझ को हल्का करना चाहता था। तो गलत नहीं होगा। इसी तरह एक दिन अमर की रजामंदी से विनीता जी ने सरिता जी से अनाया का रिश्ता मांग लिया। सरिता जी तो इस बात से बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ दिन का वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि वह पहले अनाया की राय जानना चाहती हैं। जब उन्होंने अनाया से इस बारे में बात की तो पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वह इतनी जल्दी किसी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहती। पहले भी उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे लगते थे। जब भी आते जाते उससे बड़े प्यार से बात करते थे, लेकिन आखिर में उन्होंने क्या किया? दहेज की वजह से रिश्ता ही तोड़ दिया। उस हादसे के बाद अब अनाया का दिल नहीं मान रहा था कि वह किसी अनजान परिवार पर भरोसा करे और फिर से वही सपने देखे जो आखिर में टूट जाएं। दूसरी तरफ उसे अपनी माँ की भी बहुत चिंता थी। उसे लगता था कि अगर वह शादी करके यहाँ से चली गई तो उसकी माँ का ख्याल कौन रखेगा? वह तो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। बस इन्हीं 2 वजहों से अनाया ने अमर के रिश्ते के लिए मना कर दिया था। हालांकि दूसरी तरफ सरिता जी को अमर अपने दामाद के रूप में बहुत पसंद था और विनीता जी को अनाया अपनी बहू के रूप में पूरी तरह मंजूर थी। एक दिन फिर हमेशा की तरह अमर कुछ फल लेकर सरिता जी से मिलने आया, लेकिन इस बार अनाया ने दरवाजे पर ही उसे रोक लिया और बहाना बनाकर वापस जाने को कह दिया। उसने कहा कि उसकी माँ सो रही हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। सरिता जी उस समय बस आराम कर रही थी। अनाया के चेहरे के भाव देखकर अमर भी समझ गया था कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि जब से उसे पता चला था कि दोनों के रिश्ते की बात चल रही है, तब से अनाया का व्यवहार उसके साथ और भी अजीब हो गया था। पहले भी वह उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, लेकिन जब से शादी की बात शुरू हुई थी उसने तो उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। आज भी अनाया ने उसे अंदर आने से रोकने के लिए बहाना बना दिया था। यह देखकर अमर ने थोड़े शिकायत भरे लहजे में कहा कि उसके मना करने की वजह से उसकी अम्मा परेशान हो रही हैं। हाँ, तो तुमने ही मेरी अम्मा को परेशान किया है ना? क्या जरूरत थी यह रिश्ता भेजने की? अमर ने जब बात छेड़ी तो अनाया ने भी साफ साफ शिकायत कर दी।
आंटी मेरे रिश्ता भेजने की वजह से नहीं, बल्कि आपके मना करने की वजह से परेशान है। और वैसे भी रिश्ता भेजना कोई गलत बात तो नहीं है। आंटी आपकी शादी को लेकर चिंतित रहती हैं। उन्होंने मेरी माँ से इस बारे में बात भी की थी। अमर ने धीमे और नरम लहजे में नजरें झुकाकर कहा, तो क्या तुमने हमारी परेशानियां दूर करने का ठेका ले रखा है? अनाया नहीं चाहती थी कि कोई उस पर तरस खाए और उसी वजह से उससे रिश्ता जोड़े, इसीलिए उसने थोड़ा सख्त लहजे में जवाब दिया। अमर ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। और आपसे किसने कहा कि मैंने आंटी की परेशानी दूर करने के लिए रिश्ता भेजा है? सच तो यह है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। आखिरकार अमर ने अपने दिल की बात कह ही दी। उसने साफ शब्दों में बता दिया कि वह अनाया को पसंद करता है, इसीलिए उसने रिश्ता भेजा था। अमर के मुंह से यह सुनकर अनाया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अगर आप अभी शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम अभी सिर्फ सगाई कर लेते हैं, इसीलिए इस रिश्ते से मना मत कीजिए। आपकी वजह से आंटी बहुत परेशान हो रही हैं। अनाया की खामोशी देखकर अमर ने नरमी से कहा और फिर फलों का बैग उसके हाथ में देकर वहां से चला गया। लेकिन अनाया काफी देर तक वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके कदम जमीन से चिपक गए हों। उसने फलों का बैग लाकर ड्राइंग रूम की मेज पर रख दिया और फिर कमरे में चली गई। वहां सरिता जी आराम कर रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ के आंसू देखकर अनाया का दिल कसकर भर आया। वह जल्दी से आगे बढ़ी और अपनी माँ के पास ही बैठ गई। सरिता जी ने चेहरे पर हाथ फेर कर अपने आंसू पोंछे और अनाया को अपने गले से लगा लिया। माँ को रोता देखकर अनाया भी खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। माँ, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए और यूं मत रोइए। आपको रोता देखकर मुझसे सहा नहीं जाता। अगर आप चाहती हैं कि मेरी शादी अमर से हो जाए तो ठीक है, आप कर दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अमर के इजहार का असर भी था और अपनी माँ के आंसुओं को देखकर भी अनाया का दिल पिघल गया था। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी जिद की वजह से माँ को और दुखी नहीं करेगी। अनाया के मुंह से यह हाँ सुनकर सरिता जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लिया और प्यार से कहा, अमर, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही लड़का है अनाया। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा और उसकी शक्ल में मुझे एक बेटे जैसा दामाद भी मिल गया है। सरिता जी को ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। अगले ही रविवार बहुत सादगी के साथ अमर और अनाया की शादी कर दी गई। विदाई के समय अनाया अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोई थी। उस वक्त दोनों माँ बेटी को अजयपाल साहब की बहुत याद आ रही थी। यकीनन अगर आज वह जिंदा होते तो अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर बहुत खुश होते और गर्व महसूस करते। वहीं अमर को भी उस पल अनायास ही वह दिन याद आ गया था कि अगर उस दिन उसने अजयपाल साहब को नहीं लूटा होता तो आज वह खुद अपनी बेटी को विदा कर रहे होते। विनीता जी आगे बढ़ी और उन्होंने अनाया को सरिता जी से अलग किया। फिर उन्होंने अनाया के सिर पर प्यार से हाथ रखा और सरिता जी को दिलासा देते हुए कहा कि आप अपनी बेटी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगी। अनाया ने एक आखिरी नज़र अपनी माँ की तरफ डाली और फिर विनीता जी और अमर के साथ गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही देर में वह अमर के घर पहुंच चुकी थी और उसके कमरे में बैठी थी। विनीता जी उसे अमर के कमरे में बैठाकर बाहर चली गईं। तभी अगले ही पल अमर कमरे में आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और आंखों में प्यार साफ झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में हेलो कहा तो अनाया ने अपने आंसुओं को रोकते हुए हल्की सी आवाज में हेलो का जवाब दिया। अमर धीरे से उसके पास आकर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अनाया अचानक उसके हाथ पकड़ने से थोड़ी घबरा गई। उसके लिए यह एहसास बिल्कुल नया था। अब वह उस इंसान की पत्नी बन चुकी थी। अमर ने उसका हाथ थामे हुए कहा, अनाया, मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहता हूँ कि आज के बाद आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, ऐसी कोशिश करूंगा। मैं आपको दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करूंगा।
मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा या ऐसो आराम नहीं है, लेकिन मैं आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अमर की बातें सुनकर अनाया हल्का सा मुस्कुरा दी। अगर उसका जीवन साथी इतना इज्जत और प्यार देने वाला है तो फिर उसे चिंता करने की क्या जरूरत थी। तभी अमर अचानक बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। माँ ने आपके लिए एक तोहफा दिया है, मतलब आपकी मुंह दिखाई का तोहफा। यह कहते हुए उसने अपनी शेरवानी की जेब में हाथ डाला और एक लाल मखमली डिब्बी निकालकर अनाया के सामने खोल दी। उसमें सोने की बहुत सुंदर डिजाइन की एक अंगूठी थी। उसे देखकर अनाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह बहुत सुंदर है। अनाया ने अनायास ही उसकी तारीफ की तो अमर भी मुस्कुरा दिया। सुंदर तो है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। क्या मैं इसे आपके हाथ में पहना दूं? अमर ने सारे अधिकार होने के बावजूद भी उससे इजाजत मांगी। अनाया ने मुस्कुराकर धीरे से सिर हिला दिया। वह उसका पति था, उसका जीवन साथी। उसे मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। अमर ने प्यार से वह सोने की अंगूठी अनाया की उंगली में पहना दी, फिर झुककर उसके हाथ के ऊपर हल्के से अपने होंठ रख दिए। अमर का ऐसा करना अनाया के दिल की धड़कनें तेज कर गया। अमर ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, क्या हुआ अनाया, क्या आपको मेरा छूना बुरा लगा? अपने हाथ पर उसके होंठों का स्पर्श महसूस करते ही अनाया ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। यह देखकर अमर ने उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। अनाया कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। वह कैसे और किन शब्दों में बताती कि इस समय उसके दिल की हालत कैसी हो रही थी। अमर ने उसकी झिझक देखकर कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप सहज महसूस नहीं कर रही हैं तो मैं वहां सोफे पर सो जाता हूँ। इससे पहले कि अमर अपनी बात पूरी करता और अनाया की इस हरकत का कोई और मतलब निकालकर वहां से उठ जाता, अनाया ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। यह आपका कमरा है, आपका बिस्तर है, आप यहीं सो सकते हैं। अनाया की आवाज में साफ कपकपी थी, जिसे अमर ने महसूस कर लिया। उसने फिर से उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए धीरे से कहा, अनाया, आपको डरने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इस रिश्ते को आपकी पूरी रजामंदी के साथ ही आगे बढ़ाऊंगा। अमर की यह बात इतने प्यार और सम्मान के साथ सुनकर अनाया को अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे उसे सच में बहुत अच्छा जीवन साथी मिल गया है, जो बिना बोले ही उसकी हर भावना समझ रहा है। लेकिन फिर उसने सोचा कि अमर उसका पति है और उस पर उसका पूरा अधिकार है। वह उसके हक से उसे वंचित करके खुद को गलत नहीं ठहराना चाहती थी। इसी सोच के साथ उसने हल्की सी झिझक और शर्म के साथ अमर को इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी। उस रात दोनों का रिश्ता पूरी तरह से एक हो गया, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे आने वाली जिंदगी उनके लिए कितनी मुश्किलें लेकर आने वाली है। अगले कुछ दिनों बाद रिश्तेदारों और मेहमानों के बीच एक छोटी सी रिसेप्शन की दावत रखी गई। अनाया के चेहरे पर शर्म और खुशी की जो चमक थी, उसे देखकर सरिता जी का दिल तसल्ली से भर गया था। उन्हें अमर पर पूरा भरोसा हो गया था कि वह उनकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। इस तरह अमर और अनाया की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। अमर अपने हर व्यवहार और हर शब्द से अनाया को खास होने का एहसास दिलाता था। वह उसका बहुत ख्याल रखता था, उसकी बहुत इज्जत करता था। उनकी शादी को 2 महीने हो चुके थे और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। आज अमर काम पर जाते समय अनाया को सरिता जी के घर छोड़ गया था। अनाया के हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर सरिता जी के दिल को बहुत सुकून मिला था। माँ, लगता है अमर को देर हो गई, वह अभी तक आए क्यों नहीं? अनाया बार बार घड़ी देख रही थी और अमर के आने का इंतजार कर रही थी। अब रात हो चुकी थी और अमर ने कहा था कि काम से लौटते वक्त वह उसे लेने आ जाएगा, लेकिन अभी तक वह आया नहीं था। इसीलिए अनाया थोड़ी परेशान हो रही थी। सरिता जी उसकी बेचैनी देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। वह अभी अनाया से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनाया तुरंत भागकर दरवाजे तक गई।
क्योंकि उसे यकीन था कि जरूर अमर ही आया होगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अमर खड़ा था। उसके हाथ में फलों के कुछ बैग थे। लगता है मेरा ही इंतजार हो रहा था। अनाया के चेहरे की चमक देखकर अमर मुस्कुराते हुए बोला। अनाया भी मुस्कुरा दी। हाँ बिल्कुल, आपका ही इंतजार हो रहा था। आप आज इतने देर से क्यों आए? अनाया ने अमर के हाथ से फलों के बैग ले लिए और उसे अंदर आने को कहते हुए फिर सवाल किया। अमर उसकी बेचैनी देखकर मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। हाँ, आज काम थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए आते आते देर हो गई। मैं थोड़ी देर आंटी से मिल लूं, फिर हम घर चलेंगे, अमर ने अनाया से कहा और सरिता जी के कमरे की तरफ बढ़ गया। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? घर पर सब कैसे हैं? अमर ने नमस्ते करके जैसे ही सरिता जी के सामने सिर झुकाया, उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए स्नेह भरे लहजे में आशीर्वाद दिया। मैं भी ठीक हूँ आंटी, और घर पर भी सब ठीक हैं। बस आपकी बेटी की कमी महसूस होती है, इसीलिए आज उसे लेने आया हूँ। अमर ने मुस्कुराते हुए अपने पीछे खड़ी अनाया की तरफ इशारा करते हुए कहा तो सरिता जी भी मुस्कुरा दी। हाँ भाई, अब यह मेरी बेटी कहाँ रही, अब तो यह तुम्हारी पत्नी बन गई है। पिछले 2 घंटे से बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बार बार मुझसे पूछ रही थी कि माँ अमर कब आएगा, अमर कब आएगा, और देखो अब तुम आ गए हो तो इसके चेहरे की चमक ही अलग हो गई है। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो, सरिता जी ने हल्की सी मुस्कान और खुशी भरे अंदाज में कहा। अनाया ने फल वहीं रख दिए और फिर अमर के लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। इधर अमर और सरिता जी थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। उसके बाद अमर अनाया को साथ लेकर अपने घर वापस आ गया। अमर, आप बहुत थक जाते होंगे ना? कमरे में आकर जैसे ही अमर बिस्तर पर थोड़ा लेटा, अनाया उसके पास बैठते हुए प्यार भरे लहजे में पूछने लगी। उसके लहजे में अपनी चिंता महसूस करके अमर मुस्कुरा दिया। हाँ, थक तो जाता हूँ मेरी जान, लेकिन तुम्हें देखते ही सारी थकान एक पल में दूर हो जाती है, इसीलिए तुम हमेशा मेरे पास ही रहा करो। यह कहते हुए उसने अनाया की कलाई पकड़कर उसे अपने और करीब कर लिया। अमर के इस प्यार भरे अंदाज पर अनाया मुस्कुरा दी। उसने धीरे से सिर उठाकर अमर के कंधे पर रख दिया। उस रात वो दोनों प्यार की गहराई में खो गए। अगले दिन रात को जब अमर काम से वापस आया तो अनाया और विनीता जी लॉज में बैठकर बातें कर रही थीं। अमर ने दोनों को स्माइल दी और फिर फ्रेश होने के लिए कमरे में चला गया। तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने फोन उठाकर जैसे ही स्क्रीन पर नंबर देखा तो उसके माथे पर हल्की सी चिंता की लकीरें उभर आईं। स्क्रीन पर विवेक का नंबर चमक रहा था। अमर ने 1-2 बार कॉल को नजरअंदाज किया, लेकिन फोन बार बार बज रहा था, इसीलिए उसे मजबूर होकर उठाना पड़ा। हेलो, हाँ, मुझे क्यों फोन किया है? अमर ने कॉल उठाते ही थोड़े रूखे लहजे में पूछा। उधर विवेक उस लड़के की घबराहट पर तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, अरे वाह, तुम तो बड़े चालाक निकले अमर। मैंने सुना है तुमने उस लड़की से शादी कर ली। अरे वही जिसके बाप को हमने, इससे पहले कि विवेक अपनी बात पूरी करता, अतीत के जख्म कुरेदने पर अमर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हमने नहीं, तुमने अनाया के बाप से वो पैसे लूटे थे। तुम्हारी वजह से उसके बाप की मौत हुई थी। हाँ, लेकिन मेरी गलती यह थी कि उस वक्त मैं तुम्हारे साथ था और अनजाने में उस सब का हिस्सा बन गया। खैर, मैं अब पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहता। मैंने अनाया से शादी कर ली है। वह अब मेरी पत्नी है और अब वह और उसकी माँ दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा, इसीलिए अब इस मामले में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अमर गुस्से में इतना कह गया कि यह तक भूल गया कि बाहर अनाया और विनीता जी बैठी हैं, जो उसकी आवाज जरूर सुन लेंगी। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। अनाया, जो कमरे में आकर अमर से खाने के बारे में पूछने वाली थी, उसके कदम दरवाजे की दहलीज पर ही रुक गए। वह अमर की सारी बातें सुन चुकी थी। उसने साफ सुन लिया था कि उस दिन उसके पिता को लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि अमर और उसका दोस्त था। इससे पहले कि विवेक और कुछ कहता
और अमर को और भड़काता। अमर ने तुरंत उसका फोन काट दिया और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, कमरे के दरवाजे पर अनाया को खड़ा देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह शिकायत भरी नजरों से उसे देख रही थी। उस नजर में टूटा हुआ भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। अनाया की हालत देखकर अमर का दिल कसकर भर आया। वह समझ गया कि अनाया उसकी सारी बातें सुन चुकी है, तभी वह इस तरह रो रही है। अनाया, मेरी बात सुनो। वो सब अमर ने आगे बढ़कर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अनाया ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। खबरदार, अगर एक शब्द भी और झूठ बोलने की कोशिश की तो अब मुझे समझ आया कि तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे थे। यह सब तुमने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए किया था ना। तुमने मुझसे शादी भी अपनी गलती छिपाने के लिए की। अनाया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वह टूटे हुए दिल के साथ अमर से शिकायत कर रही थी। उसकी बात सुनकर अमर ने गहरी सांस ली और अपनी कनपटी सहलाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अनाया को कैसे और किन शब्दों में समझाए कि वह जितना उसके बारे में गलत सोच रही है, बात वैसी नहीं है। हाँ, उसके अतीत में कुछ गलतियां जरूर थीं, लेकिन उसका कभी भी अनाया या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। अब क्योंकि अनाया आधा अधूरा सच जान चुकी थी, इसीलिए अमर ने तय किया कि वह उसे पूरी सच्चाई बता देगा, ताकि उसके दिल में उसके लिए कोई गलतफहमी ना रहे। क्या सच में वो सब इत्तेफाक था? अनाया के लहजे में सिर्फ शिकायत ही शिकायत थी। अनाया, मैंने कहा ना, वो सब सिर्फ एक इत्तेफाक था। मैं तुम्हें या तुम्हारे पापा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो सब तो विवेक। बस, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। इससे पहले कि अमर अपनी सफाई में कुछ और कहता, अनाया ने सख्त लहजे में उसकी बात बीच में ही काट दी। आपने मुझे जितना बेवकूफ बनाना था बना लिया। आपने हम पर जो भी एहसान किए वो सिर्फ अपनी गलती छिपाने के लिए किए थे, जबकि सच्चाई यह है कि आप और आपका वो दोस्त मेरे पापा के गुनहगार हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। यह कहते हुए वह रोती हुई वापस मुड़ गई। अमर तुरंत उसके पीछे दौड़ा। बाहर लॉज में बैठी विनीता जी भी उन दोनों को देखकर हैरान रह गईं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अनाया इस तरह रो रही है और अमर उसके पीछे भाग रहा है। अनाया एक पल के लिए भी उस घर में अमर के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए जैसे ही उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ी, उसे अचानक तेज चक्कर आया। वह गिरने ही वाली थी कि अमर ने तेजी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया और उसे अपने मजबूत बाजुओं में संभाल लिया। अनाया की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और बेहोश होने से पहले जो आखिरी चेहरा उसने देखा वो अमर का था। अनाया, अनाया, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? उसे अचानक इस तरह बेहोश होते देख अमर के हाथ पांव फूल गए। तभी विनीता जी भी घबराकर उनके पास आईं और उन्होंने तुरंत अमर से कहा कि अनाया को फौरन अस्पताल ले जाओ। अंदर अनाया का चेकअप चल रहा था और बाहर विनीता जी और अमर बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। अमर ने विनीता जी को सारी सच्चाई बता दी थी कि अनाया क्यों नाराज होकर घर छोड़कर जाने लगी थी। अमर की पुरानी गलतियों के बारे में सुनकर विनीता जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की तसल्ली भी थी कि अमर ने अपनी उस गलती से सबक सीख लिया था और उस गलत रास्ते को छोड़ दिया था। वह उस दलदल में पूरी तरह फंसने से पहले ही बाहर निकल आया था। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह थी कि अनाया को संभाला जाए, क्योंकि विनीता जी नहीं चाहती थी कि अनाया अमर की जिंदगी से दूर हो जाए। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आईं और उन्होंने जो खबर सुनाई उसे सुनकर अमर कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि वह खुश हो या परेशान, क्योंकि अनाया पेट से थी। वह उसके बच्चे की माँ बनने जा रही थी। अरे बेटा, मुबारक हो, मैं दादी बनने वाली हूँ। विनीता जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वह अपने अमर के बच्चे को देखने वाली थी, लेकिन अमर कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। अंदर अस्पताल के बेड पर लेटी अनाया का भी यही हाल था। उसने अनजाने में अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया
और आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में हजारों भावनाएं एक साथ उमड़ रही थी। तभी अमर ने धीरे से कहा, माँ, आप अनाया के पास जाइए, उसे समझाइए कि वो मुझे माफ कर दे। इस बच्चे की खातिर मुझे माफ कर दो। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। माँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अमर ने अपनी माँ विनीता जी का हाथ पकड़कर उनसे विनती की कि वह कमरे में जाकर अनाया को समझाए, क्योंकि अनाया तो जैसे फैसला कर चुकी थी कि वह अब अमर के साथ नहीं रहेगी। तुम चिंता मत करो अमर, अनाया बहुत समझदार लड़की है, वह जरूर मेरी बात समझेगी। विनीता जी ने अमर को ढांढस बधाया और फिर अनाया के कमरे में चली गईं। लेकिन अनाया ने उन्हें देखते ही धीमे मगर ठंडे लहजे में कहा, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती माँ जी, प्लीज आप मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए। विनीता जी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अनाया अपनी जिद पर अड़ी रही कि वह वापस अपनी माँ के घर ही जाना चाहती है। अमर का दिल बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह अनाया को वापस सरिता जी के घर छोड़ आए, लेकिन ऐसी हालत में अनाया को और परेशान करना भी ठीक नहीं था। इसीलिए उसकी बात मानते हुए वह अस्पताल से लौटते समय उसे सरिता जी के घर छोड़ आया। अनाया को वहां आए 1 हफ्ता हो चुका था और इस दौरान अमर रोज उससे मिलने आता, बल्कि यूं कहें कि रोज उससे माफी मांगने आता था तो गलत नहीं होगा। उसने सरिता जी से भी हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि कहीं ना कहीं वह भी इस सब का जिम्मेदार था, लेकिन सरिता जी ने उसे माफ कर दिया था। उन्होंने शांत लहजे में कहा था कि जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं होती है। वह अनाया को भी समझाती रहती थी कि वह अमर को माफ कर दे। अगर उस घटना में वह कहीं ना कहीं शामिल था भी तो बाद में उसने उनका बहुत ख्याल भी तो रखा था, चाहे वह अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हो। लेकिन उस मुश्किल समय में अमर ने उनका बहुत साथ दिया था। लेकिन अनाया चुपचाप करवट बदल लेती। वह चाहकर भी अपनी माँ की बात का जवाब नहीं दे पाती थी। उसका दिल कहता था कि उसे अमर को माफ कर देना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग उसके दिल के फैसले के खिलाफ खड़ा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अमर आम तौर पर इस समय तक रोज ही उससे मिलने आ जाता था, बल्कि सच कहें तो माफी मांगने जरूर आता था। लेकिन आज 8 बज गए, फिर रात के 10 बज गए, मगर अमर नहीं आया। यह देखकर अनाया के मन में बेचैनी होने लगी। तभी अचानक सरिता जी के मोबाइल पर विनीता जी का फोन आया। उन्होंने घबराई हुई आवाज में बताया कि अमर का एक्सीडेंट हो गया है। आज काम से वापस आते समय उसकी बाइक का बहुत बुरा हादसा हो गया था। उसके सिर में गहरी चोट आई थी और इस वक्त वह अस्पताल में था। यह सुनते ही अनाया जैसे अंदर से टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, वह अमर से नाराज जरूर थी, लेकिन उसने कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचा था। वह कभी भी अमर का बुरा चाह ही नहीं सकती थी। माँ, मुझे अमर के पास जाना है, अभी और इसी वक्त जाना है, अनाया ने तड़पते हुए अपनी माँ से कहा। तो सरिता जी, जो खुद भी इस समय बहुत परेशान थी, उन्होंने अनाया का हाथ थामकर उसे सहारा दिया। बस मेरी बच्ची, चुप हो जाओ, इस हालत में तुम्हारा इतना रोना ठीक नहीं है। हम अभी इसी वक्त अस्पताल चल रहे हैं। सरिता जी ने उसे प्यार से समझाया और फिर दोनों माँ बेटी जल्दी से रिक्शा लेकर अस्पताल पहुंच गईं। वहां विनीता जी पहले से ही मौजूद थी और अमर अंदर कमरे में बेहोश सा पड़ा था। मुझे और मेरे बेटे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। इससे पहले कि विनीता जी रोते हुए अनाया के सामने हाथ जोड़ती और उससे अमर को माफ करने की गुहार लगाती, अनाया ने तुरंत उनके हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। नहीं माँ जी, ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। रही बात अमर की, तो मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपने पिता के बिना जिंदगी गुजारे, क्योंकि जब पिता का हाथ सिर पर नहीं होता तो यह दुनिया बहुत बेरहम हो जाती है और इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। अनाया ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह अमर के अतीत की गलतियों को भुलाकर उसे माफ कर देगी और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। वह धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई तो सामने अमर अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। उसके सिर पर सफेद पट्टी बंधी थी
और हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। अपने सामने अनाया को देखकर अमर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनाया ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके कंधे को थाम लिया और उसे रोक दिया। आप आराम कीजिए अमर। अनाया, अनाया, तुम आ गई? मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम जो सजा देना चाहो दे दो, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। अमर ने तुरंत अनाया का हाथ पकड़ते हुए विनती भरे लहजे में कहा। यह सुनकर अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। बस चुप हो जाइए अमर, अगर आपने दोबारा मरने जैसी बात की ना तो सच में मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अब जल्दी से ठीक हो जाइए और काम पर जाइए ताकि हम अपने होने वाले बच्चे के लिए ढेर सारी खरीदारी कर सकें। अनाया के इन शब्दों ने जैसे अमर को नई जिंदगी दे दी थी। वह हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद कर गया। उस दिन से उन दोनों की जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी। उनका आने वाला बच्चा उनके रिश्ते में खुशियों का कारण बन गया था। अतीत में जो कुछ हुआ था उसे किस्मत का लिखा समझकर अनाया ने अमर को माफ कर दिया था। अब दोनों सब कुछ भुलाकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे थे। लेकिन विवेक, जिसने लालच और बुरे इरादों से एक हंसते खेलते घर को बर्बाद किया था, वह खुद एक भयानक हादसे में अपने दोनों पैरों से अपाहिज हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि बुराई का अंजाम कई बार बुरा ही होता है। दोस्तों, समय अच्छा हो या फिर बुरा हो, लेकिन बुरी संगतों से बचकर रहना चाहिए। ऐसी संगतें आपकी परेशानियों को कम करने की जगह बल्कि बढ़ा सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं, बल्कि सामाजिक शिक्षा देना भी है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।